हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम आ चुके हैं एक नए कंसेप्ट को लेकर। अभी तक हमने आपको पूरा सिलेबस दिखाया कि केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से क्या सिलेबस है, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर से, एक ऐसे यूनिट से या फिर एक ऐसे मॉड्यूल से जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये कॉमन होने वाला है। अलग अलग नाम से ये चैप्टर जाना जाता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में इसका नाम है फ्यूल्स एंड कंबशन, कहीं कहीं पे फ्यूल से लुब्रिकेंट के रूप में होता है, कहीं कहीं पे एनर्जी सोर्सेस के रूप में होता है। हालांकि ओवरऑल ये बात कर रहे हैं बच्चा फ्यूल से। तो आज के इस बेहतरीन से लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि भाई राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, 2 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 4 पॉइंट लिखना है या 6 पॉइंट लिखना है या फिर 8 पॉइंट लिखना है। और उसके बाद आता है बच्चा कैलोरीफिक वैल्यू की एग्जैक्टली जो फ्यूल होते हैं उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, और वो क्या होती है। और 2 तरह के कैलोरीफिक वैल्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूल? आपके हिसाब से फ्यूल क्या होता है? तो बहुत से लोगों ने देखा होगा कि यार फ्यूल का मतलब है कि कोई भी चीज, अगर मैं चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन, कुछ भी जो आप अपने आजू बाजू देख रहे हो, उसको जब हम जलाते हैं, जलाने के बाद हमें सफिशिएंट अमाउंट में हीट एनर्जी मिलती है। तो कहीं ना कहीं उस हीट एनर्जी का मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं अपने अलग अलग पर्पस के लिए। वो डोमेस्टिक भी हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल भी हो सकता है कि भाई कहीं बड़े पैमाने पर मैं कर रहा हूं। जैसे बहुत से लोगों को पता होगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम कोल का यूज करते हैं, कोल को जलाते हैं, तब जाके जो टरबाइन होता है वो रोटेट होता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो उस केस में जो कोल है वो आपका एज अ फ्यूल काम कर रहा है। या फिर जो एरोप्लेन जो होता है जब उसको रन करते हैं तो लिक्विड हाइड्रोजन जो उसके अंदर यूज किया जाता है, या फिर जो नॉर्मल व्हीकल होते हैं उनके अंदर हम डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें फ्यूल का काम करती हैं, मतलब अंदर इनका कंबशन होता होगा जिसकी वजह से इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती होगी, और उसी को हम बोलते हैं कि भाई, उस वजह से हम इसको बोलते हैं कि भाई ये फ्यूल है। तो प्यारा सा डिफिनेशन होने वाला है सबसे पहले फ्यूल का। तो फ्यूल क्या है, चलिए देखते हैं एक एक करके। बहुत प्यारा प्यारा आंसर आने वाला है, मजा आएगा आपको देख के। तो सबसे पहले आने वाला है कि भाई फ्यूल क्या है। तो फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज कंबशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जलने वाला है। कंबशन का मतलब है जलने वाला है, इस बात का ध्यान देना। तो भाई ये कंबशन होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अगर वो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको मैं उस हीट को अगर मैं इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक पर्पस या फिर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस अगर मैं यूज कर लूं, तब तो वो फ्यूल मेरे काम का है। मालूम पड़ा आपने इसे जला दिया कुछ भी और हीट एटमॉस्फेयर में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, और इसको आप कैप्चर नहीं कर पाए, आप उसको यूज नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वो फ्यूल किसी काम का नहीं है। तो फ्यूल काम का है कि नहीं है ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज करते हो। अगर आप समझो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हो, ऐसे बहुत सारे लकड़ी वकड़ी लेकर जला दिए, अब उसको जलाने के बाद बहुत सारी हीट निकल रही है, बट उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो लकड़ी है वो फ्यूल का तो काम कर रही है, लेकिन उसको यूज आपने नहीं किया। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई आप उसको यूज कहां कर रहे हो, और वो कैसा होना चाहिए बच्चा, दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अगर ऐसा होता है तब आप बोलेंगे कि भाई जो मैंने कंपोनेंट यूज किया, जो मैंने सब्सटेंस यूज किया, वो सब्सटेंस मेरा क्या है, वो सब्सटेंस मेरा एक्चुअल में फ्यूल है। वो सब्सटेंस क्या है मेरे पास, वो सब्सटेंस को हम फ्यूल नाम देंगे। क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? हर एक बच्चे को ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्यूल में क्या क्या आ सकता है। तो ऑफकोर्स यार वेरियस जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो वेरियस फ्यूल्स यूज्ड इकोनॉमिकली आर वुड, लकड़ी हो सकता है, कोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सारे केमिकल जो आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, फ्यूल के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे होते हैं, आप ऑफकोर्स जितना आपको याद हो लिख के आप एक्स्ट्रा बोल दीजिए कि भाई एटीसी है, और बहुत सारे लोग होंगे। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो भी हम फ्यूल के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि वुड, वेजिटेबल ऑयल हो गया एक्सेट्रा, बर्न टू प्रोड्यूस हीट आर कॉल्ड केमिकल फ्यूल। अगर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है फॉसिल फ्यूल है बट उसको मैं एज ए केमिकल फ्यूल के रूप में देख रहा हूं, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चा, ये सारी चीजें फ्यूल है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर फ्यूल का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यार फ्यूल 2 तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जो नेचर से मिल रहा है, डायरेक्ट नेचर से मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, भाई नेचर से मिल रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने
नेचुरल जो फ्यूल होते हैं, ठीक है, बायोगैस टाइप में हो गया जो नेचर से मिल रहे हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल जो मैं बना रहा हूं, केमिकली मैं ट्राई कर रहा हूं बनाने का, ठीक है। तो बच्चा दो तरह के फ्यूल होते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो तरह का आता है। एक को हम बोलेंगे प्राइमरी फ्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फ्यूल। तो एक है मेरे पास प्राइमरी फ्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नेचुरल फ्यूल, इसको हम एज अ नेचुरल फ्यूल देखते हैं। और एक होता है बच्चा आपके लिए सेकेंडरी फ्यूल, जिसको हम देखते हैं एज आर्टिफिशियल फ्यूल। ये दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि यार ये एक्चुअल में प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यार प्राइमरी फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल क्या है। हालांकि इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी फ्यूल है या जो आर्टिफिशियल फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल मतलब कि जो नेचुरल होगा, सेकेंडरी फ्यूल मतलब जो आर्टिफिशियल होगा, ये दोनों ही फ्यूल जो है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी डिवाइड होते हैं। मतलब कि एज अ फिजिकल स्टेट अगर मैं देखने जाऊं तो ये दोनों के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा। इस बात का ध्यान देना, ये दोनों ही फ्यूल के अंदर ये चीजें आने वाली हैं। इसके अंदर भी वही चीज आएगा भाई, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको मिलने वाला। तो ये तीन चीजें जो है कि दोनों के अंदर आपको देखती हुई मिलेंगी, दिखाई देंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल की बात करेंगे स्पेशली। तो जो केमिकल फ्यूल है, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई क्या क्लासिफिकेशन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल में सबसे पहले कि जो क्लासिफिकेशन होता है किस बेस पर हो रहा है। केमिकल फ्यूल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। केमिकल्स फ्यूल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये निकले कहां से हैं, मतलब ये नेचर से मिल रहे हैं या फिर ह्यूमन ने बनाया इनको केमिकल की मदद से। तो ऑफ कोर्स इसमें आएगा प्राइमरी या फिर नेचुरल फ्यूल, पहला जो हमने पीछे पढ़ा था। फिर आएगा सेकेंडरी और आर्टिफिशियल या डिराइव्ड फ्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं। डिराइव्ड फ्यूल भी चलेगा। डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब कि किसी मेन जगह से निकाले गए रहेंगे, शायद नेचुरल से मिला होगा बट मॉडिफाई करके आपने उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके या मॉडिफाई करके उसको आपने बना दिया नए तरीके का, तो वो हो गया एक तरह से डिराइव्ड फ्यूल। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर मैं देखने जाऊं तो ऑफ कोर्स बोथ द फ्यूल्स, बोथ मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किस रूप में क्लासिफाई होंगे सर, तीन पार्ट में डिवाइड होंगे, बिकॉज हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट्स आ सकता है, तीन पॉइंट्स। कौन कौन से, पहला सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो ये तीन मेजर क्लासिफिकेशन होंगे। इसमें एक टेबल होता है जो आपको क्लासिफिकेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो मैं चाहूंगा कि वो टेबल भी आप अच्छे से देखो ताकि आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाए। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल कैन बी इन एनी फिजिकल स्टेट। ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो कि मेरे पास एक केमिकल फ्यूल है, ध्यान से देखना जरा, ये मेरे पास केमिकल फ्यूल है। अब केमिकल फ्यूल जो है कि मैं चेक करूंगा यार एज ओरिजिन कहां से निकला हुआ है। तो अगर ये ओरिजिन या अकरेंस के बेस पे चेक करूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए प्राइमरी या फिर नेचुरल फ्यूल, बराबर। यहां पर भी सेकेंडरी या डिराइव्ड या बोल सकते हो या फिर आर्टिफिशियल फ्यूल बोल सकते हो। और इसको एज अ फिजिकल स्टेट अगर मैं चेक करूं तो मुझे मिलेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस विथ परफेक्ट एग्जांपल। जैसे कि नेचुरल के अंदर वुड, कोल, डंग, आपने गाय का गोबर हो गया या भैंस के जो गोबर होते हैं उसकी मदद से जो हम उपला बनाते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीजें जो हमको दिखाई देती है बच्चा, ये हमको मिलता है प्रॉपर नेचुरल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल गैस है, बायोगैस आएगा आपका आर्टिफिशियल वाले में जो हम बनाते हैं बाद में। और सेकेंडरी के अंदर मैं बोलूं फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं कि भाई ये हमें ये देखना है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में कैसे होंगे, तो ये भी सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में होता है। जैसे कि चारकोल हो गया जो हम मॉडिफाई करते हैं, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कोल या लकड़ी को जलाने के बाद जो चारकोल हम बनाते हैं बाद में स्पेसिफाई करके। लिक्विड में अल्कोहल, फिनॉल, ये सब भी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो हम प्रिपेयर करते हैं बाद में। गैसियस के अंदर भी वाटर गैस हो गया, एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया। तो ये सारी चीजें हमको क्या मिलती है बच्चा, सेकेंडरी या फिर आर्टिफिशियल लेवल पे मिलती हैं, जो आपको यहाँ पर समझना है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में एकदम क्लियर है यहाँ तक? क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि थोड़ा सा राइटअप देने के बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेबल बना दिया तो वहीं पर आपका जो है कि मार्क्स कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बात करने वाले हैं, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया मेरा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि यार एक अच्छे फ्यूल की क्या निशानी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे फ्यूल की,
व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल या फिर गुड फ्यूल। ध्यान से सुनना जरा, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। अब इसमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बच्चा, बहुत सारे पैमाने होते हैं कि यार जिसके अंदर ये रहेगा वो आइडियल फ्यूल माना जाएगा, जिसके अंदर ये रहेगा वो आइडियल फ्यूल माना जाएगा। तो क्या क्या पैमाने होते हैं, क्या क्या हमें देखना होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि यार एक एक करके पॉइंट्स आप कोई भी समझ सकते हैं, यहाँ पर मेजर पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट मैं बोल सकता कि यार उनका अच्छा खासा कंबशन होना चाहिए, सही बात है, एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो कंबशन होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि यार इनके अंदर जो है ना वोलाटाइल बहुत ही, अगर आप बोलेंगे कि जल्दी से गैस बन जाए तो नहीं भाई, ये जल्दी से गैस नहीं बननी चाहिए। वोलाटाइल, इनके जो वोलाटाइल नेचर है वो लेस होना चाहिए, ठीक है। तो वोलाटाइल जो होता है बच्चा वो लेस होना चाहिए, वोलाटाइल नेचर क्या होना चाहिए बच्चा, लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इनके अंदर जो राख रहेगा, ऐश इसको हम बोलते हैं कि भाई जलने के बाद ये राख न छोड़े तो ज्यादा बेहतर है। आप मानो बोला ऐसा कोई फ्यूल ले लियो जो कि जलने के बाद अपना बाय प्रोडक्ट छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम आइडियल फ्यूल नहीं मानेंगे। जलने के बाद में कोई बाय प्रोडक्ट बने ही नहीं, ऐश स्पेशली मैं बोल रहा हूं, राख की बात कर रहा हूं। तो ऐश जो है बच्चा वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ऐश क्या होना चाहिए बच्चा, एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें मेजर होती हैं। फिर इसके बाद मॉइस्चर जितना कम रहे उतना अच्छा रहे उसके अंदर। मॉइस्चर जो है कि बच्चा वो एकदम कम से कम रहे, एब्सेंट तो नहीं बोल सकते बट लेस होना चाहिए। इसके बाद क्या बोलेंगे सर, जैसे कि एक होता है बच्चा फ्लैश और फायर पॉइंट। आप समझो जरा, जो फ्लैश है और जो फायर पॉइंट है ये एकदम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो उनके अंदर जो एनर्जी रहे, जो टेम्परेचर रहे वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए। इग्नाइट जो है बच्चा आपका, इग्निशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जलाने का, वो भी क्या होना चाहिए आपका, हाई होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर समझनी है। एनिलीन का जो पॉइंट है बच्चा, एनिलीन पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए। विस्कोसिटी आपका, विस्कोसिटी जो होता है बच्चा, विस्कोसिटी शुड बी एडवोकेट होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। विस्कोसिटी बहुत ज्यादा थिक नहीं, बहुत ज्यादा थिन नहीं, एक ऐसी लिक्विड होनी चाहिए, अगर लिक्विड के फॉर्म में देख रहे हो कि वो भाई विस्कोसिटी उसके मेंटेन रहे। फिर इसके साथ में आप बोलेंगे क्लाउड पॉइंट जो होता है एंड पोर पॉइंट जो होता है ये भी आपका एकदम लेस होना चाहिए। सर ये क्या नया चीज बता रहे हो, क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई लिक्विड है तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड सॉलिड होने लगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो बहुत सारे ऑयल क्या होते हैं, जमने लगते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं, जैसे कि वैक्स के रूप में। जैसे नारियल का तेल है, अब तेल क्या होता है, फटक से घी बन के जैसा जम जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उनका पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे या थोड़े बहुत टेम्परेचर पे वो सॉलिड नहीं बनने चाहिए। वो एकदम बहुत ज्यादा, जब आप पीछे जाओगे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होगा तब जाके उनका सॉलिड में कन्वर्जन हो तो समझ में आए, मतलब वैक्स लाइक कन्वर्जन हो तो समझ में आ रहा है। बट ये कहो कि यार नॉर्मल टेम्परेचर पर ही सॉलिड में कन्वर्जन होने लगे तो वो मजा नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जो क्लाउड पॉइंट है या फिर जो पोर पॉइंट है, जो लिक्विड में बने रहने का जो पॉइंट है बच्चा, वो काफी लो होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हम आगे डिस्कस करने वाले। तो एक उम्मीद कर रहा हूं कि यार जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए कि यार क्या क्या है। और ये बड़ा इजी भी होता है समझना, क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि हाँ यार ये सब चीजें होनी चाहिए एक्चुअल में एक केमिकल फ्यूल के अंदर, तभी जो है कि वो फ्यूल एक्चुअल में आइडियल माना जाएगा कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्या बोल सकते हो कि सर ट्रांसपोर्टेशन जो है कि बड़े आसानी से होना चाहिए। ये सब पॉइंट भी यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मैंने आगे सब रखा हुआ है, बट यहां पर एक रफली दिखा रहा हूं आपको कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बच्चा शुड बी इजी, ये बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। इसके बाद ये स्पेस बहुत कम होनी चाहिए, स्पेस जो होंगे बच्चे वो बहुत ही कम कवर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम अमाउंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कम अमाउंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। कैलोरिफिक वैल्यू शुड बी वेरी हाई, कैलोरिफिक वैल्यू जो होनी चाहिए बच्चा वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये भी ऐसा होता है कि भाई मालूम पड़ा कि इसके अंदर हम कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है, जो कि एक्चुअल में हीट अमाउंट को मेजर करती है, ये बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं इसकी मदद से आप समझ सकते हो कि इन शॉर्ट कैसे आप अपने चीजों को समझ पाएंगे कि यार क्या क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल या फिर गुड फ्यूल। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल और या फिर
आइडियल फ्यूल। तो जनरली द फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर विच फ्यूल आर टेस्टेड, ध्यान से देखना यहां पर, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर विच फ्यूल्स आर टेस्टेड एंड देयर आइडियल रिक्वायरमेंट आर लिस्टेड बिलो। मतलब कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जब होता है किसी फ्यूल को तो हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक आइडियल फ्यूल होने के लिए उसको हमने नीचे यहां पर दिया हुआ है। और जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टी रहेगी कहीं ना कहीं दिस हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉर गिवन पर्पस, मतलब कि जो भी फ्यूल दिया गया है वो किस पर्पस के लिए उसके हिसाब से आप इसमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि उसमें से हीट अमाउंट ज्यादा मात्रा में निकलना चाहिए। तो अगर आपने 1 ग्राम कोई फ्यूल लिया तो उसमें से कितना एक स्पेसिफिक हाईएस्ट वैल्यू निकल सकती है वो उसके अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो है बच्चा एक मॉडरेट होना चाहिए कि भाई जब मैं खुद से जलाने जाऊं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जलाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने कोई वो समझो एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल कुछ भी और आपने माचिस ऐसे लिया और ऐसे जला दिया तो नॉर्मल टेम्परेचर जो माचिस का बेसिक हीट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से भी पेट्रोल ने आग पकड़ लिया। अब ये मान के चलो कि कोई ऐसा केमिकल बना हुआ है, ऐसा बोल सकते हो कि फ्यूल बना हुआ है जिसके अंदर पानी भी मिला हुआ है और उसको माचिस से जला रहे हो जल ही नहीं रहा है, वो पानी की वजह से हाइड्रोफोबिक नेचर दिखा रहा है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी की वजह से वो क्या हो रहा है बच्चा, बुझ जा रहा है आग। अब ये समझो तो उसके लिए बहुत ज्यादा बर्नर लगाना पड़ेगा तब जाके जलेगा, तो वो सही नहीं है। तो इग्निशन जो होगा, जो जलने का पॉइंट होना चाहिए वो आपका मॉडरेट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लो पे भी नहीं जलना चाहिए। मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा लो पे जलने लगे तो थोड़ा बहुत भी फ्रिक्शन होगा मशीन के अंदर तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई उसमें ही आग पकड़ लिया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत हाई लेवल पर भी नहीं होना चाहिए कि उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ अलग सोर्स लगाना पड़े, तो इसलिए ये मॉडरेट वाला हिसाब किताब होता है। तो भाई इग्निशन जो होगा टेम्परेचर वो मॉडरेट होना चाहिए। फ्लेम टेम्परेचर जब ये जल जाएगा तो उसका जो फ्लेम क्रिएट होगा वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि वही तो हमको क्या करेगा बच्चा, कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस करेगा, वही तो हमको हीट की एनर्जी सप्लाई करने वाला है। अगर फ्लेम हमारा हल्का रहेगा, फ्लेम हमारा उस लेवल का नहीं रहेगा तो भाई वहां से टेम्परेचर ज्यादा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लेम का जो टेम्परेचर दैट शुड बी हाई एज पॉसिबल एज फ्लैश एंड फायर पॉइंट शुड बी अगेन हाई। जो फ्लैश और फायर पॉइंट होंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे बच्चा आपके हाई रहेंगे। तो उसमें से जो फायर जो निकलेगा आप बोल सकते हो, या उसकी जो टेम्परेचर रहेगी, फायर पॉइंट का मतलब जनरली टेम्परेचर जो उसमें से फ्लेम बन रहा है या जो फायर बन रहा है वो भी आपका क्या होना चाहिए बच्चा, मैक्सिमम होना चाहिए। एनिलिन पॉइंट शुड बी लो। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा जनरली एनिलिन का मतलब होता है एरोमेटिक को मिक्स करने की कैपेसिटी। मतलब अगर कोई फ्यूल है उसमें कोई दूसरा एक एरोमेटिक कंपाउंड में मिलाना चाहता हूं तो वो जल्दी से मिल जाना चाहिए। वो जल्दी से कब मिलेगा, जब उसकी एनिलिन पॉइंट की कैपेसिटी लो रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि उस पर्टिकुलर फ्यूल के अंदर कोई दूसरे केमिकल को डालकर मैं उसको और ज्यादा नहीं कर सकता। कभी कभी आपने ये सुना होगा कि पेट्रोल के साथ में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब ये नया ट्रेंड चल रहा है कि धीरे धीरे पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अब जो है कि बच्चा व्हीकल में पेट्रोल के साथ में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अगर सोचो कि पेट्रोल ये बोलता है कि भाई मैं इथेनॉल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो क्या वो इथेनॉल का स्कोप वहां पर आता, नहीं आता। लेकिन अभी वो स्कोप है क्योंकि पेट्रोल ने एक्सेप्ट कर लिया कि इथेनॉल को मैं एक्सेप्ट मतलब मिक्स कर सकता हूं, मिक्सिबल हो सकते हैं। तो मिक्सिबल प्रॉपर्टी विद एरोमेटिक को दिखाने के लिए हमें एनिलीन पॉइंट चेक करना होता है हर एक फ्यूल का। और वो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई फ्यूल ले रहे हो तो उसका एनिलीन पॉइंट जो है बच्चा कहीं ना कहीं लो होना चाहिए, जिससे कि वो एरोमेटिक के साथ में जो मिसिबिलिटी है वो मेंटेन रहे, वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। क्लाउड एंड पोर पॉइंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जैसे मैंने बोला था कि क्लाउड और पोर पॉइंट जो कि कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ये ज्यादा रहेगा, समझो मान के चलो कि कोई केमिकल है, फ्यूल है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आइडियली है, और मालूम पड़ा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वो भाई साहब सॉलिड बन गए, वो बिल्कुल वैक्स के जैसा बन गया, जमने लगा वो, तब उसका जो एक्चुअल नेचर लिक्विड के रूप में जो हम यूज करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया भाई, वो जम गया। तो हम चाहते हैं कि वो 10 पे न जमे बल्कि -10, -20, -25 पे जाके जमे, वो एक बार चलेगा। तो मतलब वो लो होना चाहिए। क्लाउड और पोर पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चा, आपका लो होना चाहिए, जिससे कि उसकी थिकनेस जो है वो जल्दी से डेवलप ना हो या फिर वो जल्दी से जमे नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार जो पोर पॉइंट है और जो क्लाउड पॉइंट है दैट शुड बी लो होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। विस्कोसिटी शुड बी एडवोकेट, जैसे कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मीडियम लेवल का आपका होना चाहिए कि जो कि एक पर्टिकुलर मशीन के लिए रिक्वायर है। अगर आपको लग रहा है कि इस मशीन में मैं ये फ्यूल यूज कर रहा हूं तो उस फ्यूल का विस्कोसिटी उतनी होनी चाहिए जो उस मशीन के लिए सूट करे। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं, मालूम पड़ा कि उस इतना थिकनेस ज्यादा है कि वो बिल्कुल हनी जैसा समझो कोई अगर फ्यूल है जो कि उस मशीन के अंदर जाने जाते बहुत टाइम लग रहा है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और बहुत ज्यादा लिक्विड ही भी है, बहुत ज्यादा लिक्विड है, फाइन बहुत थिन लिक्विड है, बहुत पतला लिक्विड है, तो वो भी नहीं चलेगा कि बहुत तेजी से वहां चला गया और बाद में जल्दी से डिसअपियर हो गया। क्योंकि जितना थिन लिक्विड रहेगा उतने चांसेस रहेंगे कि वो वोलेटाइल बन जाएगा, मतलब
जल्दी से गैस बन जाएगा। तो जितना ज्यादा पतला लेयर रहेगा फ्यूल का, उतना तेजी से क्या होगा बच्चा, डिसअपियर होगा, जो हमें नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, खपत बहुत ज्यादा होगी। मालूम पड़ा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल डालना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूल डालना पड़ रहा है, तो ज्यादा कंजम्पशन होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए विस्कोसिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है, जो आपको समझना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा और, कोक नंबर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। कोक नंबर इज बेसिकली विच डिफाइंस द कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपका ज्यादा है, मतलब कोक नंबर उसका ज्यादा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको कैलोरीफिक वैल्यू को रिलेट करता है कि उसका जो कोक नंबर है, हर एक फ्यूल का एक स्पेसिफिक कोक नंबर डिजाइन किया जाता है, बताया जाता है जब उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है। तो उस तरह से आपको बोला जा रहा है कि भाई हर एक फ्यूल का अगर कोक नंबर है, तो आप ऐसे फ्यूल को कंसिडर करो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। और ज्यादा कब होगी, जब कोक नंबर ज्यादा रहेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चला होगा। तो यहां पर उसी की बात की जा रही है कि भाई कोक नंबर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। साथ में मॉइस्चर कंटेंट ट्राई करो कि यार एकदम कम रहे तो बेहतरीन रहे। गायब तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आप फ्यूल से डील कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से डील कर रहे हो, ठीक है, तो मॉइस्चर होने वाला ही है, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा फ्यूल को आग पकड़ने में टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो इग्निशन के लिए जा रहा है तो इग्निशन आपका मॉडरेट तभी हो सकता है जब उसमें मॉइस्चर मिनिमम रहेगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो वो बिल्कुल हाइड्रोफोबिक वाला नेचर दिखेगा, और जो फायर है बच्चा वो फ्यूल के कांटेक्ट में आने के बाद भी फ्यूल जलेगा नहीं। इसीलिए मॉइस्चर शुड बी लो बोल सकते हो आप यहां पर। साथ में वोलाटाइल मैटर जो होगा बच्चा वो लो होना चाहिए। वोलाटाइल मैटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें कम से कम रहे जो जल्दी से गैस बन जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज वो गैस बन के जल्दी से आग पकड़ सकते हैं और वो हानिकारक हो सकते हैं उस पर्टिकुलर मशीन के लिए। तो वोलाटाइल जो मैटर है वो कम होनी चाहिए। ऐश मैटर ट्राई करो कि एब्सेंट ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहे, क्योंकि जब आप कोई चीज जलाते हो तो जनरली हमने देखा है कि अगर लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, तो आपको नीचे राख बच जाता है। लेकिन जब हम पेट्रोल डीजल की बात करते हो तो एक्चुअल में राख तो नहीं बचना चाहिए, नहीं तो वो मशीन को खराब कर देगा। ठीक है, जो मशीन आप चाहे आप बाइक में यूज कर रहे हो चाहे कार में यूज कर रहे हो, सोचो कि कोई लिक्विड हो जल गया और नीचे बहुत सारा बुरादा छोड़ के गया, हालांकि गैस के रूप में बाय प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन वो राख के रूप में नहीं निकलना चाहिए, इस बात का स्पेशल ध्यान देना है। तो ऐश शुड बी टोटली एब्सेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि भाई फ्री या फिर रिस्क फ्री बोल सकते हो, इजी और रिस्क फ्री ट्रांसपोर्टेशन शुड बी पॉसिबल। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम लेके जाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी एंगल से वो डेंजर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप जा रहे हो और कहीं से अगर लीकेज भी हो गया इन केस तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यू हो जाए। ठीक है, तो पहले तो रिस्क फ्री होना चाहिए और इजी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि किसी जो कंटेनर जो बड़े बड़े होते हैं उसके अंदर फिल किया जा सके, कम जगह पे ज्यादा हम फ्यूल डाल सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखनी है, जो कि अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि स्टोरेज स्पेस आइडली फ्यूल शुड ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस भी काफी मैटर करता है। आइडली फ्यूल शुड ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। जो आइडियल फ्यूल होंगे वो ट्राई करेंगे भाई हम ऐसे फ्यूल की बात करेंगे जो कम स्पेस ले। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हार्मलेस प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नेचर है फ्यूल का वो तो बनेगा ही बनेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये कम बनेगा। हालांकि कुछ रिएक्शन करके उस फ्यूल में हम ये करवा सकते हैं कि इसके अंदर से जो हार्मफुल गैसेस है या बहुत डेंजर गैसेस या पॉइजनस गैसेस जो है वो न बने, जनरल गैसेस बने, जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो हार्मलेस गैसेस या हार्मलेस प्रोडक्ट बनने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा हमें देखना है। तो दिस इज द मेजर बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल या फिर गुड फ्यूल, जो एग्जाम में 4 मार्क तक के लिए आया हुआ है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो आप देखिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा जो कि क्वेश्चन पूछा गया और कितनी बार पूछा गया, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं इस कंटेंट के एक और बेहतरीन कंसेप्ट की तरफ, जो होने वाला है कैलोरीफिक वैल्यू। जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। पहले पॉइंट में आपको बोला गया था कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। सर ये कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, किसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू? नाम से पता चल रहा है कुछ कि हाँ सर कुछ तो आप बोल रहे हो, कुछ हीट अमाउंट के बारे में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है बच्चा वो यही होने वाला है। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपने फ्यूल ले लिया, उस फ्यूल को आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसका कंबशन करेंगे। जब इसको बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। बस ये जो हीट दिख रहा है मुझे, यही क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। हालांकि इसको मेजर करने के अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे कि BTU या कैलोरीज खुद एक यूनिट होता है,
ठीक है, तो ऐसे अलग अलग यूनिट होते हैं जो हमें यहां पर समझने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी चीज को जलाओगे तो उसके बाद कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर जो प्यारा सा डेफिनेशन निकल कर आएगा, जरा देख लो। कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल, मतलब एक स्पेसिफाई किया जा रहा है। 1 यूनिट मतलब जनरली 1 किलोग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो 1 यूनिट मास या फिर 1 वॉल्यूम बोल रहे हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 किलोग्राम लिया तो 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आप बात करेंगे। तो इन चीजों को जब मैं जलाता हूं, किसके प्रेजेंस में जलाऊंगा, ऑफ कोर्स यार इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैं इसको क्या करूंगा, कंबशन करूंगा, तब ये क्या देंगे, तब ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करेंगे। चलेगा, कब करेंगे, जब इसका कंप्लीटली कंबशन होता है भाई, उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है कि सर अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 यूनिट मास और 1 यूनिट वॉल्यूम इज कंप्लीटली कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कोई भी मेरे पास सॉलिड होगा तो केजी के बाद में बात, केजी के रूप में बात करेंगे। अगर गैस या लिक्विड होगा तो बेसिकली मैं मीटर क्यूब के रूप में बात कर सकता हूं। तो इन चीजों को जब मैं कंप्लीटली जलाऊंगा, कंप्लीटली कंबशन करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और तब ये मुझे क्या देंगे, तब मुझे ये हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो हीट अमाउंट रहेगा दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये हो सकता है कि यार कुछ फ्यूल ऐसे मिले जो बड़े ही कम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और कुछ ऐसे मिले जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो हम सोच रहे थे उतना उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। तो मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू के भी 2 टाइप आ सकते हैं। पहला जो टाइप निकल कर आएगा वो होने वाला है बच्चा आपके लिए लो कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम LCV के नाम से भी जान सकते हैं, और दूसरा हो सकता है HCV। यस, या फिर आप ऐसे समझ लो कि भाई पहला वाला जो है HCV है, ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा वाला LCV है। अब ज्यादा और कम को हम इतना इजी तो नहीं है कि हम बस देखें और हमने बता दिया ये ज्यादा ये कम है, क्योंकि हमारे लिए एज ए ह्यूमन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ज्यादा कौन है कम कौन है, क्योंकि जब तक हम कंपेयर करेंगे तो ही हमें पता चलता है। तो बिना कंपेयर किए कैसे पता चलेगा, तो इसमें एक पैटर्न आता है, वो पैटर्न समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। सबसे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो पता चल गया, लेकिन इसकी यूनिट की हम बात कर लेते हैं कि भाई HCV या फिर LCV जो है, अगर वो हमें मिल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू, तो किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। तो ऑफ कोर्स यार ये कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये मेजर हम करते हैं द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सॉलिड फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड, और हम बोल सकते हैं किलोग्राम सेंटीग्रेड यूनिट पर किलोग्राम। मतलब अगर इसकी बात करें तो BTU बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलेंगे KCU पर केजी। देखो KCU पर केजी, ठीक है, इस तरह से। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी डिफाइंड है, अगर मैं सिर्फ BTU की बात करूं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज BTU, 1 BTU किसके बराबर है, तो वो किसके बराबर होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज, ध्यान से देखना बच्चा, वो उतने के बराबर होगा कि जब मैं किसी भी हीट को मैं यूज कर रहा हूं 1 पाउंड ऑफ वाटर फ्रॉम 60 फ़ारेनहाइट टू 61 फ़ारेनहाइट। अब समझो चीजों को, मेरे पास 1 पाउंड वाटर है, पाउंड इज अगेन अ काइंड ऑफ मास में जा रहा है, आपको पता है वजन से रिलेटेड है। तो 1 पाउंड मेरे पास वाटर है, 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर मैं 60 फ़ारेनहाइट से 61 कर रहा हूं। दिमाग पे ज्यादा जोर डालना, क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा हूं बच्चा मैं, देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, जरा बोलो सर, मेरे पास 1 पाउंड वाटर है, दैट इज 1 पाउंड वाटर। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। अब मैं इतना हीट सप्लाई करूंगा, इतना हीट सप्लाई करूंगा कि इसका टेम्परेचर जो 60 फ़ारेनहाइट था यहां से बढ़कर 61 फ़ारेनहाइट बन गया। मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, जो भी 1 पाउंड ऑफ वाटर में जो मैं हीट सप्लाई करूंगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 BTU। बोलो समझ में आया, वो 1 BTU के बराबर होता है, दैट इज 1 BTU के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, लेक्चर कैसे चल रहे हैं, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे लिए कि भाई 1 BTU का
डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे सर कैलोरी क्या होता है। तो ऑफकोर्स यार ये आपने आपके फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा, आपके 12th स्टैंडर्ड लेवल पर। क्या है सर? द कैलोरी अ यूनिट ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड। अगेन ये सेम चीज है, बट यहां पर आपको डिग्री सेल्सियस का एक डिफरेंस आने वाला है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहां पर बोला जा रहा है कि भाई ये तो BTU समझ में आ गया, अब ये कैलोरी की बात कर रहा है। तो कैलोरी के लिए क्या कंडीशन है? कैलोरी के लिए कंडीशन बहुत सिंपल सर, मेरे पास जो पानी होगा वो 1 किलोग्राम पानी होगा। कितना होगा सर? 1 किलोग्राम पानी है। 1 किलोग्राम पानी को अगर मैंने हीट किया और ये बोल रहा है कि आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, पानी का अमाउंट किलोग्राम, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, और मैंने हीट सप्लाई किया। जो हीट मुझे इसको 15 से 16 बना देगा, बस उसी हीट को हम बोलेंगे, उसी हीट को हम बोलेंगे बच्चा कैलोरी। क्या बोलेंगे? कैलोरी। तो दैट इज बेसिकली 1 कैलोरी। क्लियर एकदम कि भाई कैलोरी क्या होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और पानी का अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम, तब उस लिए उसके उस कन्वर्जन के लिए जो भी हीट अमाउंट यूज हुआ, दैट हीट अमाउंट और हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज कैलोरीज। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई डाउट है? चलिए एक रिलेशन जरा देखना है आपको, बाय डिफॉल्ट तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार आपके सामने आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, वैसे BTU का भी कन्वर्जन होता है कैलोरी और किलो कैलोरी में, जो आपको यहां पे समझना पड़ेगा। द कोरिलेशन बिटवीन BTU एंड कैलोरी क्या है सर? तो एक BTU जो होता है 0.252 किलो कैलोरी के बराबर होता है। एक BTU किसके बराबर है? 0.252 किलो कैलोरी। और ऑफ कोर्स यार किलो कैलोरी को अगर मैं किलो को हटा दूं, किलो को हटा दूं, कैसे हटाएंगे सर? इनटू 1000। तो जब मैं इसमें इनटू 1000 करूंगा तो 252 आ जाएगा, तो 252 कैलोरीज आ जाएगा। और 1 किलो कैलोरीज जो होता है हमको पता है 1000 कैलोरीज होता है, और 1 किलो कैलोरीज जो होता है, ध्यान से देखना बच्चा, 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 3.968 BTU होता है। आप कैल्सी में सॉल्व भी कर सकते हैं, कैल्सी आपको अलाउड होती है, तो आपको पता है कि अगर मुझे इसका रिलेशन निकालना है, किलो कैलोरी और BTU का रिलेशन निकालना है, तो मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा जरा चेक किया जाए एक बार, थोड़ा सा चेक कर लेते रफली, थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो एक ऊपर से देख लो, 1 BTU जो है वो कितना है बच्चा आपके लिए? 0.252 किलो कैलोरी ऐसे आ रहा है। तो अगर मुझे किलो कैलोरी को BTU में करना है, मतलब ये नीचे चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 1 किलो कैलोरी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/0.252। अब इसको सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा ये लगभग कितना जाएगा? सॉल्व करो, इतना ही आना चाहिए, ठीक है, इसके आसपास आना चाहिए या फिर यही आएगा। बोलो समझ में आया? चीजें आसान हो गई एकदम। कैसे किया मैंने? इसको लिया, इसको नीचे भेज दिया, तो अल्टीमेटली 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 3.968 BTU बन जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या है सर? तो इसके बाद भाई कैलोरीफिक वैल्यू कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ध्यान से देखो जरा, यहां पर जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम एक और यूनिट से जानते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, दैट इज CHU बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? CHU बोलते हैं। तो CHU के रूप में भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये क्या होता है? दैट इज अगेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड, टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो यहां पर क्या था बच्चा, दिमाग चलाना जरा। यहां पर क्या था कि जब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को 61 करना पड़ता है 1 पाउंड वाटर को, तो इसको हम बोलते हैं BTU। अब ये 1 पाउंड वाटर का अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मुझे बढ़ाना हो, समझ रहे हैं? मतलब यहां पर पाउंड है लेकिन डिग्री आपको क्या होना चाहिए? सेंटीग्रेड। मतलब कि जो डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप एक बढ़ा रहे हो तो उससे जो हीट एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड CHU लगेगी। क्लियर है एकदम? तो यहां पर उसी का यहां पर क्या है बच्चा? कंफर्मेशन दिया गया कि 1 पाउंड वाटर को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अमाउंट से बढ़ाते हो, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप बढ़ाते हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लगेगा दैट इज कॉल्ड एज CHU। कोई दिक्कत बच्चा? एंड 1 किलो कैलोरी ये भी याद करना है, इक्वल टू 2.2 CHU, एंड ऑफ कोर्स 1 किलो कैलोरी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 3.968 BTU। कोई दिक्कत? यहां तक जो चीजें हैं क्या एकदम चीजें समझ में आ रही हैं? ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अलग अलग यूनिट क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू के कितने टाइप्स होते हैं। जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फ्यूल को बर्न करने के बाद, तो हमें जो हीट मिलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। बट अगर कम हीट मिला तो, ज्यादा हीट मिला तो
तो ऑफ कोर्स यहां पर दो चीजें हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू है जनरली अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है अब हमको दो पार्ट में दिखेगा। तो पहला पार्ट हमको दिखेगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा हमको दिखेगा लो कैलोरीफिक वैल्यू। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं जो आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि हाई वाले को हम ग्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। जो कैलोरीफिक वैल्यू आने वाली है, जो कैलोरीफिक वैल्यू आएगी बच्चा, वो दो टाइप के आने वाली है, दो प्रकार की कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी। हाई एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे कि हाई का एक और नाम हो सकता है ग्रॉस, तो HCV या फिर हो सकता है GCV। तो ये भी दिमाग में सेट कर लेना कि कहीं पर अगर ये दिख गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में GCV करके क्वेश्चन आता है, वहां पर HCV की बात ही नहीं हो रही है, वहां पर लिखा ही है वहीं पर GCV के टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, GCV के टर्म में एक्सप्लेनेशन दिया है, GCV के टर्म में टीचर पढ़ाया जा रहे हैं। तो आपको HCV तो कभी सुना ही नहीं उसमें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भाई सिर्फ HCV की बात हो रही है। तो आप टेंशन नहीं लेना, दोनों एक ही चीज है। लो या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें LCV या फिर NCV के रूप में इसको हम जानते हैं। तो अब हम एक एक करके सीखेंगे कि यार एक्चुअल में हाई और लो में क्या फर्क है। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हालांकि दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू हमको ये बोल रहा है, अगर आप देखेंगे तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू में भी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। सब में अमाउंट ऑफ हीट होने वाला है, नो डाउट। हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट ऑफ फ्यूल हैज बीन बर्न। एक यूनिट फ्यूल अगर आप बर्न करते हो, एक यूनिट का मतलब मे बी इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बर्न करते हो कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स कंबशन हैव बीन कूल्ड। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, यही मेन चीज है। ये बर्न करने का प्रोसेस तो आपको लो में भी मिलेगा, वहां पर भी बर्न करेंगे, वहां पर भी हीट अमाउंट जनरेट होगा। लेकिन जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम आगे जाके कूल कर देते हैं। मतलब क्या हुआ सर, एक्चुअल में लॉजिकल जरा चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना। जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ऐसा माना जाता है कि जब इसको हम जलाते हैं फ्यूल को तो उसमें से वेपर निकलता है, वाटर वेपर। वेपराइजेशन का यहां पर मेन फंडा है। वाटर वेपर जो है कि बच्चा आगे जाके वो कूल हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा और वो रिटर्न आ जाएगा अपने लिक्विड स्टेट में। मतलब दैट हैव बीन कूल्ड टू 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस इज नियरली इक्विवेलेंट टू 60.8 फ़ारेनहाइट होता है, चलेगा 60 फ़ारेनहाइट भी चलेगा, 60 फ़ारेनहाइट दोनों एक ही चीज है। 16 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 60 फ़ारेनहाइट बोलो, मतलब कूल होने के बाद वो इतने टेम्परेचर पर आ जाता है। ये कब पॉसिबल है, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर चीजें बदल जाती हैं। कि मेरे पास क्या है सर, मेरे पास एक कोई तो फ्यूल है, समझो इस तरह से फ्यूल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली फ्यूल। अब इसको मैंने क्या किया बच्चा, आग लगा दिया, इसको मैंने आग लगा दिया, ये इस तरह से जलना शुरू कर दिया। अब जलने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा सर, ये हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो हीट यहाँ पे आ रहा है, ये हीट करेगा। ये हीट क्या है, मेरा कैलोरीफिक वैल्यू है। ये क्या है बच्चा, मेरा हीट है। तो हमको बोला भी यही है कि द हीट, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट ऑफ, मतलब ये जो फ्यूल मैंने लिया है समझो कि वो 1 किलोग्राम या 1 मीटर क्यूब वाला, ये 1 किलोग्राम है या फिर 1 मीटर क्यूब वाला, कोई भी एक ले लो, वो यूनिट फ्यूल है, ठीक है। और ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इस हीट को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। बट क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसके साथ में वाटर वेपर भी तो बन रहा है, यहां से वाटर वेपर भी तो बनेगा, एंड दैट वाटर वेपर इज बेसिकली कूल्ड। ये वाटर वेपर क्या हो रहे हैं बच्चा, आगे जाके कूल हो जा रहे हैं और कूल्ड हो रहे हैं, चलेगा। हैव बीन कूल्ड किस टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस पर आकर क्या हो गया बच्चा, ये कूल हो गए, ठीक है। उस टेम्परेचर पर आके रिटर्न आ गए। ये कूल तो जिस भी टेम्परेचर पे रहेंगे, बट एंड में आके ये 16 डिग्री सेल्सियस तक क्या होते हैं बच्चा, आके रिस्टोर्ड हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे इस समय जो हीट अमाउंट निकला होगा, इस समय जो हीट अमाउंट निकला होगा, दैट हीट अमाउंट इज HCV। क्या ये बात समझ में आई, एकदम बढ़िया से दिमाग की नसों में फिट हुआ। क्योंकि अब जो LCV आएगा इसी का अपोजिट आएगा, कि वहां पर कूलिंग इफेक्ट हो ही नहीं सकता, वहां पर कंडेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक बार वाटर वेपर बन गया तो भाई वो स्केप आउट, बाहर चला जाएगा, वो कूलिंग करके वापस नहीं आएगा। यही फर्क है HCV और LCV में। तो जो अगला टाइटल हमारा होने वाला है, लो कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नेट वर्ड यूज करेंगे, जरूरी है। क्यों सर, क्योंकि इसका यहां पे लिखा भी है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तो लो वाले को हम नेट बोलते हैं। आया समझ में, इस बात का ध्यान देना। तो जो लो डेंसिटी, सॉरी, जो लो कैलोरीफिक वैल्यू है बच्चा, लो कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास
और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। यहां तक देखेंगे तो आप सेम सेम मिलेगा सर, यहां पर भी वही इंफॉर्मेशन था। द टोटल वहां पे था, क्योंकि हम हाई हीट की बात करें, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, तो नेट की जगह पे टोटल लगा जाए। टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट ऑफ फ्यूल, मतलब 1 kg ऑफ फ्यूल या 1 यूनिट ऑफ फ्यूल, मास के टर्म में ले लो, 1 मास ऑफ फ्यूल, यूनिट में मास ले लिया या फिर वॉल्यूम ले लिया, हैज बीन बर्न कंप्लीटली। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो यहां पर भी वही है, बर्न कंप्लीटली। एंड प्रोडक्ट्स मतलब किसकी बात हो रही है बच्चा? वाटर वेपर की बात हो रही है। प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू स्केप, मतलब इनको कूलिंग के लिए हम यहां पर नहीं देखने वाले हैं कि ये कूल होकर वापस से 16 डिग्री सेल्सियस पर या 60 फ़ारेनहाइट पर आके रुकेंगे, नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, उड़ गए गए। स्पेशली वाटर वेपर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज LCV जो होता है बच्चा, हमें पता है कि उसमें से हीट अमाउंट बाहर निकल जाता है, सॉरी उसमें से वाटर वेपर जो होते हैं स्केप आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा LCV इज ऑल्सो इक्वल टू GCV, मतलब ये टोटल हीट अमाउंट ही होगा, लेकिन उसमें से जो पानी का लेटेंट हीट था बच्चा वो बाहर चला जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर्म्ड माइनस कर दो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो LCV इक्वल टू GCV माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये H2 की बात कर रहा है, इंटू 9 कर दो। क्यों सर इंटू 9 किया? क्योंकि H क्या है 2 ग्राम और इंटू 9 किया तो कितना आ गया 18 ग्राम। सर 18 ग्राम किसका होता है? पानी का मास होता है बच्चा। बोलो ये बात समझ में आई? तो मतलब ये जनरली मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 का मतलब है पानी का मास, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत, जितना भी पानी रहा होगा, जितना भी पानी रहा होगा। तो आप बोलेंगे GCV मतलब टोटल में से, देखो बच्चा यहाँ पे GCV मतलब टोटल में से मैंने मास ऑफ वाटर, ये पूरा मास ऑफ वाटर यहां तक समझ में आया, और उस जितना भी मास रहा होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 40 ग्राम पानी है एग्जांपल के लिए, तो उस 40 ग्राम पानी का लेटेंट हीट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए एक पेन का कॉस्ट 2 रुपए है, अब मेरे पास 40 पेन है, तो 40 पेन इंटू 2 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वैसे ही लेटेंट हीट का जो भी अमाउंट होगा, पानी का लेटेंट हीट तो फिक्स होगा, तो वो पानी का लेटेंट हीट कितना है, उसमें कितना मास है पानी का, उसको मल्टीप्लाई करो तो उतना हो गया टोटल आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वाटर एलोंग विद मास। और वो किस में से माइनस करेंगे? टोटल में से माइनस करो। तो अब जो आंसर आएगा, क्योंकि पानी का तो स्केप हो गया, उड़ गया, तो अब जो आंसर आएगा वो LCV बचेगा। तो यहां पर जो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 है और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि 587 किलो कैलोरी पर केजी होता है, 587 किलो कैलोरी पर केजी। जितना भी केजी आपका पानी रहेगा उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके यहां पर सॉल्व कर देंगे। ये वाला कांसेप्ट थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में सॉल्व करके दे देता हूं, बहुत सारे बच्चे उड़ जाएंगे इसमें कि सर ये क्या करवा दिया। तो ये जनरली बोल रहा है बच्चा मास ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखो जनाब, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9, तो जनरली क्या होता है मास ऑफ हाइड्रोजन में हम H2 लिखेंगे इंटू 9, मतलब ये 2 इंटू 9 तो विच इज 18 ग्राम। आया समझ में? तो ये हो गया पानी का मॉलिक्यूलर मास बराबर H2O बन गया। कोई दिक्कत बच्चा, कोई डाउट? तो इस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पे आपका खत्म हुआ। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि यार इस कैलोरी मीटर को, कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, और उसके लिए बच्चा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जैसे कि एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट होने वाला है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लिक्विड है या जो गैस है या कोई भी फ्यूल अगर आपके पास पड़ा हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस में से जो भी आपके पास फ्यूल होगा उस फ्यूल का हम कैलोरीफिक वैल्यू विद एक्सपेरिमेंट, मतलब कि रियलिटी में हम कैसे निकालते हैं। बहुत मजा आने वाला है, धमाका होने वाला है अगले लेक्चर में। तो भाई अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, चीजें सही चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करना है और हमारे साथ केमिस्ट्री सीखते रहना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।